पंकज सर के क्लासेज में आप सबका फिर से स्वागत है सभी बच्चों का। आज हम लोग 7वीं कक्षा के विज्ञान में फिर से आए हैं। 14 चैप्टर जो है अध्याय 14 पौधों में संवहन, इसके प्रश्न को हल करने के लिए तो चलिए प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला दिया है रिक्त स्थानों को भरें, खाली स्थान को भरना है। तो पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण। कोई भी पेड़ पौधा में मिट्टी के अंदर से पानी और खनिज लवण को कौन खींचता है? तो जड़। आप सबका जवाब होगा कि जड़। लेकिन उन जड़ों में सभी जड़ जो हैं जल और खनिज लवण को अवशोषित नहीं करते हैं। कुछ जड़ जो हैं पेड़ पौधों को सहारा प्रदान करते हैं, मिट्टी को बांध कर रखते हैं उसको, ताकि पौधे खड़े रह सकते हैं। और जो अवशोषित करते हैं जल और खनिज लवण को, उसको देखिए इस चैप्टर में बताया गया है। देखिए पौधों की जड़ों में धागे जैसी संरचना, जो धागे जैसे उजले उजले संरचना जो है लटके रहते हैं, वह मूल रोम कहलाता है। और यही मूल रोम मृदा से यानी कि मिट्टी में उपस्थित जल का अवशोषण करते हैं। तो इसमें बच्चों जड़ नहीं भराएगा, बल्कि इसमें हम लोग लिखेंगे मूल रोम। मूल रोम के द्वारा होता है। पौधों में जल और खनिज पदार्थ का अवशोषण मूल रोम के द्वारा होता है। जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन, यानी कि संवहन यानी कि आना जाना, एक जगह से एक दूसरे जगह पर स्थानांतरित होना। पानी और खनिज लवण का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो बच्चों पौधों में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। एक जो है आपका जाइलम नामक ऊतक है, और एक जो है आपका फ्लोएम नामक ऊतक होता है। फ्लोएम। तो जल एवं खनिज पदार्थ जो हैं, देखिए यह जाइलम ऊतक के द्वारा इन पदार्थों का परिवहन होता है, यानी कि संवहन होता है। और पत्तियों में जब भोजन बन जाता है तो उसके संवहन के लिए दूसरी तरह की वाहिका फ्लोएम होती है, फ्लोएम ऊतक होता है। दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए जल और खनिज पदार्थों का संवहन, इसमें क्या भराएगा? जाइलम। याद रखिएगा, ज से जल तो ज से जाइलम, इसमें जाइलम भर देंगे हम लोग। और यह जो है पौधों में भोजन के संवहन, भोजन का अंग्रेजी क्या होता है? फूड होता है। तो फूड का फ्लोएम करते हैं। फ्लोएम, आधा फ लो ए म, फ्लोएम नामक ऊतक करते हैं। आवास के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जित होना। पत्तियों से जो जल निकलता है वाष्प के रूप में, ये आप लोग 6ठे क्लास में ही पढ़े थे, वाष्पोत्सर्जन। देखिए यहाँ पर क्रिया भी बताया गया है। एक पन्नी को बांध दिया गया है, प्लास्टिक को पत्तियों में, कुछ देर बांध कर छोड़ देने पे उस पन्नी में जल जमा हो जाता है, जल की बूंदें दिखाई देती हैं। वह जो है पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से निकला हुआ जल होता है। देखिए वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो इसमें वाष्पोत्सर्जन भर दिया जाएगा। देखिए जगह कम है इसलिए ऊपर हम लिख रहे हैं, थोड़ा छोटा हो सकता है। वाष्पोत्सर्जन आधा त स ज न, ऊपर र हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन हो गया। अब अगला प्रश्न है, दिया है पौधों में पदार्थों का संवहन क्यों आवश्यक है? जो पदार्थ जो है इधर उधर आते जाते हैं, उनका जो है संवहन जो है क्यों आवश्यक होता है पौधों में? तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर दूसरा प्रश्न का, पौधों में पदार्थों का संवहन उनके वृद्धि, विकास तथा जीवित रहने के लिए आवश्यक है। पौधों में संवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम नामक संवहन ऊतक पाए जाते हैं। सिंपल सा उत्तर पूछ रहा है क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है भाई? तो वृद्धि के लिए, विकास के लिए, जीवित रहने के लिए। क्योंकि जो जल और खनिज लवण हो या भोजन हो, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेड़ पौधों में नहीं आएंगे जाएंगे, उनका स्थानांतरण नहीं होगा, तो उससे उनकी वृद्धि नहीं होगी, विकास नहीं होगा, जीवित नहीं रहेंगे। भोजन उनके शरीर के हर एक भागों में पहुंचना चाहिए, हर एक अंगों में पहुंचना चाहिए, जल और खनिज लवण पहुंचना चाहिए पत्तियों तक, तब पत्तियां जो है खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। तो इसलिए संवहन जो है उन लोगों के लिए आवश्यक है। अगला है, दिया है जाइलम तथा फ्लोएम ऊतकों के क्या कार्य हैं? कार्य लिखना है जाइलम और फ्लोएम का। तो यहाँ पर भरने वाला में भी आप लोग देख चुके हैं, वही कार्य लिख देना है। देखिए जाइलम ऊतक पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को
पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जाइलम का काम क्या है? जो भी मूल रोम, जो जड़ होता है, जल और खनिज लवण मिट्टी से खींचा, अवशोषित किया, उसको पत्तियों तक पहुंचा देना। जबकि फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों कहिए या अंगों कहिए तक पहुंचाते हैं। जो फ्लोएम है, यह भोजन जब पत्तियां बना देती हैं तो उसी भोजन को फ्लोएम ऊतक क्या करते हैं? सभी अंगों तक पहुंचा देते हैं, भागों तक पहुंचा देते हैं। अगला प्रश्न है चौथा कि वाष्पोत्सर्जन से क्या समझते हैं? क्या पौधों में यह क्रिया जरूरी है? वाष्पोत्सर्जन ये भी भरने वाला में देख चुके हैं, वही आपका जो है इसका कारण हो जाएगा। वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्प के रूप में जो पत्तियों से जल निकलता है, पानी निकलता है, वह वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों में यह क्रिया जरूरी है क्योंकि, देखिए यहाँ पे मतलब गलती से लिखा गया था, मिटा चुके हैं, इसीलिए यहाँ से लिखा गया। यहाँ पर कोई पैराग्राफ चेंज नहीं है, पैराग्राफ हम यहीं पे चेंज किए हैं। जब भी किसी प्रश्न में 2 प्रश्न दे, एक ही प्रश्न में 2 ठो, तो अगले प्रश्न का उत्तर पैराग्राफ चेंज करके ही लिखना सही रहता है। तो पहला तो है कि देखिए आपका दिया है वाष्पोत्सर्जन से क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पे हो गया, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब अगला प्रश्न कि क्या पौधों में यह क्रिया जरूरी है, तो इसका उत्तर यहाँ पैराग्राफ चेंज कर देंगे और तब लिखेंगे। तो पौधों में यह क्रिया जरूरी है क्योंकि पौधों में जैव क्रियाओं के लिए उपयोग के बाद बचे अतिरिक्त और अपशिष्ट जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाता है। जैसे सभी जीव जंतु और मानव के शरीर से, हमारे भी शरीर से अपशिष्ट जल निकलता है, चाहे वो पेशाब के माध्यम से, मूत्र के रूप में, या हमारे शरीर से पसीने के रूप में जो है निकलता है। उसी तरह पेड़ पौधों में भी यह क्रिया जरूरी है क्योंकि जो भी उनकी जैव क्रिया है, जैव क्रिया यानी कि जीवित रहने के लिए जो भी क्रिया करना पड़ता है, भोजन, श्वसन वगैरह जो भी, तो जो भी क्रिया करते हैं उसके उपयोग के बाद, उपयोग के लिए जल चाहिए, और उस जल के उपयोग के बाद जो अतिरिक्त जल बचता है, जो एक्स्ट्रा बच जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और जो अपशिष्ट यानी कि बेकार जल बचता है, वह वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही बाहर निकलता है। इसीलिए ज़रूरी है। अगर नहीं निकलेगा तो उनके शरीर में ही रह जाएगा और ये उनको नुकसान पहुंचाएगा। अगला है पांचवा, एक प्रयोग द्वारा बताइए कि पौधे जल का संवहन करते हैं। पौधों में जल का संवहन होता है, यानी कि जल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो इसका संवहन के लिए एक प्रयोग बताना है, क्रियाकलाप बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि जड़ सहित एक पौधा लेंगे जिसमें मूल रोम हो। यह देख लेंगे कि उसका मूल रोम नष्ट नहीं हुआ है, मूल रोम रहना चाहिए। अब एक गिलास में पानी लेंगे, पानी में लाल रंग डालकर जल को रंगीन बना देंगे। पानी में लाल रंग डाल देंगे, क्यों? क्योंकि तभी पानी जब रंगीन हो जाएगा, वह पौधे के अंदर आएगा जाएगा तो हमें दिखाई देगा। पानी का रंग कोई होता नहीं है, उदासीन होता है, तो फिर पता नहीं चलेगा कि पानी गया है कि नहीं गया है। तो लाल रंग डालकर रंगीन बना देंगे। अब इसमें पौधा को डालकर 3-4 घंटों के लिए छोड़ देंगे। 3-4 घंटों के लिए उसे छोड़ देना है पौधे को, उसी पानी में डालकर। गिलास में पानी है, पानी में डालकर पौधा, छोटा सा पौधा को छोड़ देना है। उसके बाद पौधा को पानी से बाहर निकालकर उसके तने को ब्लेड से काट कर देखेंगे। यानी कि जब पौधा को 3-4 घंटा छोड़ देंगे, छोड़ने के पश्चात बाहर निकालेंगे पानी से और ब्लेड से उसके तने को बीच बीच में काट कर देखेंगे। अवलोकन करने पर, आगे देखिए, अवलोकन करने पर पौधों में लाल रंग के कुछ रंगीन धब्बे दिखाई देंगे। जब हम देखेंगे ध्यान से तो उसके तने के बीच में लाल रंग का जो है धब्बा धब्बा दिखाई देगा, जो कि वह जल जो है, रंगीन जल जो है ऊपर गया हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पौधे जल का संवहन करते हैं। पौधे जो है जल का संवहन करते हैं। देखिए यह क्रियाकलाप पीछे भी 6ठा क्लास में भी यह दिया था, ये क्रियाकलाप यहाँ भी दिया था। जड़ सहित इसमें 2 पौधा कह रहा है उखाड़ने के लिए। पानी को देखिए कह रहा है कि आधा भाग जल से भरा हो, एक में लाल रंग डालकर जल को रंगीन बना लीजिए और अब पौधों को डाल दीजिए। इसके बाद देखिए 2-3 घंटे के पश्चात पौधे के तनों को ब्लेड से अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य काट कर
देखना है। देखिए यहाँ पर काटा हुआ है, अनुप्रस्थ यानी कि गोले, अनुदैर्घ्य मतलब ये इसके अंदर के भाग को काट कर देखिए दिखा रहा है। जाइलम, रंगीन जल है देखिए ग्लास में और उसमें पौधा डाला हुआ, देखने पर जो है इस पे रंगीन रंगीन धब्बा दिखाई देता है इस पौधे के तने के बीच में। तो यह जो है इसका मतलब कि यह जल जो है, मूल रोम जो है जल का अवशोषण करते हैं, तो यह तने के माध्यम से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचता है, तभी जो है पत्तियां खाना बनाती हैं। तो आपका देखिए 5 प्रश्न दिया था इसमें, बहुत ही छोटा चैप्टर था ये, बहुत आसान प्रश्न थे, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। चलिए, सबको धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, अगर हम अच्छे से आपको समझा पाते हों, आपको समझ में आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसका साथ बनाए रखिएगा। हमेशा इससे पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। अब आपसे मिलते हैं हम अगले पार्ट 15 में, जीव में श्वसन। तब तक के लिए सबको दिल से धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए और लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए। जहाँ पे पढ़ने वाले लड़के हैं जो 6-7 क्लास में, इसमें इस चैनल पे 6 क्लास 7 क्लास सबके वीडियो हैं, ताकि वो लोग इससे पढ़कर जो है आसानी समझ सके, समझने में दिक्कत ना हो कोई प्रश्न का उत्तर निकालने में, और उसको याद कर सके सब लोग और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। धन्यवाद।